नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और आपके सामने फिर हाजिर हूं करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर। आज के अंक की शुरुआत करूं उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपको देना चाहता हूं। देश के वो मेधावी नौजवान जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर बनने का सपना संजोए हुए हैं, उनके लिए सुनहरा मौका आ गया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा में कामयाबी हासिल कर देश की सेवा करने और अपना भविष्य संवारने के इच्छुक नौजवानों, आप इस खबर को डायरी पेन लेकर नोट कर लीजिए। जरूरी चीजें हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 फरवरी 2022 तक सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए upsc.gov.in तथा upsconline.nic.in आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन किया जा सकता है। इसके माध्यम से इस बार संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 5 जून को आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा 16 सितंबर से शुरू होगी। इस बार कुल 861 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों की उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हाँ, आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में छूट दी गई है, जो नियमानुसार है, वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यूपीएससी वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और अन्य विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा समय समय पर आयोजित करती है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। इसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति और उन्हें हटाना ये दोनों राष्ट्रपति के हाथ में है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि तक अथवा 65 साल की उम्र पूरी होने तक अपने पद के कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर से जुड़े आज के अंक में शामिल अन्य विषयों की। आज भी इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से उपयोगी हैं, क्योंकि ये एकदम ताजा घटनाक्रम है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। इसी तरह के अपडेट से जुड़े सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आज जिन विषयों के बारे में हम बात करेंगे उनमें भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा का फिर से पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुने जाना, होयसल मंदिरों को भारत से वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत की सूची के लिए नामांकित किया जाना, रेसिंग एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम की जानकारी और भारतीय अंडर 19 टीम द्वारा इतिहास रचते हुए वेस्टइंडीज में जारी वर्ल्ड कप के फाइनल में लगातार चौथी बार जगह बनाना जैसे मुद्दे शामिल हैं। शुरू करते हैं भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा के फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने जाने की खबर से। पुर्तगाल के सत्तारूढ़ केंद्र वामपंथी समाजवादियों ने संसदीय बहुमत से आम चुनाव में जीत हासिल की है। 30 जनवरी 2022 को ये चुनाव हुए। इसमें पार्टी ने प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के लिए एक मजबूत जनादेश हासिल किया। समाजवादियों ने 230 सीटों वाली संसद में से 117 सीटें हासिल की हैं। 2019 में उन्हें 108 सीटें मिली थीं। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के पिता का जन्म मोजाम्बिक में हुआ, लेकिन वो गोवा से थे। एंटोनियो कोस्टा एक पुर्तगाली वकील और राजनीतिज्ञ हैं। वो पुर्तगाल के 119वें और वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। वे 26 नवंबर 2015 को पहली बार चुने गए थे। अलग अलग वर्षों में वो संसदीय मामलों के राज्य सचिव, संसदीय मामलों के मंत्री, न्याय मंत्री, आंतरिक प्रशासन मंत्री और लिस्बन के मेयर भी रहे हैं। 2014 में उन्हें सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में चुना गया था। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का क्या कामकाज होता है, अगर इस बारे में बात की जाए तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। सरकार के प्रमुख के रूप में वो मंत्रियों के कार्यों का समन्वय करते हैं, राज्य के अन्य निकायों के लिए सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री वह एक या एक से अधिक मंत्रालयों के पोर्टफोलियो के साथ सरकार के प्रमुख का पद संभाल सकते हैं। एक व्यक्ति इस पद पर कितने कार्यकाल तक धारण कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कर्नाटक में बेलूर, हॉलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को भारत से वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए नॉमिनेट यानी नामांकित किया जाएगा।
15 अप्रैल 2014 से होयसल मंदिर यूनेस्को की संभावित सूची में है। ये मंदिर भारत की प्रसिद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के प्रतीक और गवाह हैं। होयसल मंदिरों का नॉमिनेशन यूनेस्को के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा द्वारा प्रेजेंट किया गया था। डोजियर जमा करने और तकनीकी जांच के बाद सितंबर या अक्टूबर 2022 में इस साइट का मूल्यांकन किया जाएगा। जुलाई या अगस्त 2023 में डोजियर पर विचार किया जाएगा। होयसल मंदिरों के बारे में बात करें तो ये मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं। बेलूर में होयसल मंदिर, जिसे चेन्ना केशव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह यागाची नदी के तट पर स्थित पुराने दीवारों वाले शहर के केंद्र में था। इसका निर्माण 1117 ईस्वी में शुरू हुआ और 103 वर्षों में पूरा हुआ। इसके परिसर में लगभग 1117 से 18वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं। इस मंदिर के बाहरी हिस्से में बड़े पैमाने पर तराशी गई मूर्तियां शामिल हैं, जो दैनिक जीवन, नृत्य और संगीत के दृश्यों को दर्शाती हैं। ये दृश्य भगवान विष्णु के जीवन और उनके पुनर्जन्म का वर्णन करते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का भी वर्णन करता है। होलेबिड में होयसलेश्वर मंदिर 1121 में होयसल राजा विष्णुवर्धन होयसलेश्वर के शासनकाल में बना गया। ये भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर बाहरी दीवार पर 240 से अधिक दीवारों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। आपको होयसल राजवंश के बारे में भी यहाँ जानकारी देना जरूरी समझता हूँ। होयसल वंश दक्षिण भारत में 1110 ईस्वी और 1326 ईस्वी के बीच अस्तित्व में था। इसकी राजधानी शुरू में बेलूर में थी, लेकिन बाद में यह होलेबिड स्थापित की गई। इस राजवंश ने मैसूर, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आधुनिक राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया। Excuse me. यस, Thank you so much. मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई की जान बचाने के लिए आप अगर ब्लड डोनेट ना करते तो शायद हम उसको ना बचा पाते। लेकिन मैंने तो अभी भी डोनेट किया अपना ब्लड। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आप शायद नहीं जानते आपके इस डोनेशन ने किसकी जान बचाई है। सो थैंक यू सो मच। ब्लड डोनेट करते रहिए, जिंदगी बचाते रहिए। क्या पता आपका ब्लड डोनेशन किसी की जान बचा दे। अब बात करते हैं 1 फरवरी को प्रस्तुत हुए आम बजट से जुड़े RAMP कार्यक्रम के बारे में। RAMP यानी रेसिंग एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम। इसकी इन दिनों बड़ी चर्चा हो रही है। केंद्रीय बजट में को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की कि RAMP कार्यक्रम को 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये RAMP क्या है। दरअसल RAMP कोविड रिकवरी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में MSMEs यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड इंपॉर्टेंट मीडियम एंटरप्राइजेज की स्थिति में सुधार करना है। कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण MSME बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यह MSMEs को आर्थिक मदद करेगा। इस कार्यक्रम से MSMEs की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। भारत में 40% MSMEs के पास आर्थिक संकट है, जबकि MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे देश के निर्यात में 40% और कुल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान करते हैं। 2021 में विश्व बैंक ने कहा था कि RAMP कार्यक्रम $15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इकट्ठा करेगा। ये 5 लाख MSMEs की परफॉर्मेंस बेहतर करेगा। 2020 में विश्व बैंक ने भारत में MSMEs को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। बाद में 2021 में विश्व बैंक ने देश में MSMEs को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए। इससे 50 लाख MSMEs को फायदा हुआ। अगली खबर भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। क्रिकेट के लाखों करोड़ों फैंस इस खबर से खुश हैं। साथ ही करंट अफेयर्स का भी यह महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए वेस्टइंडीज में जारी वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से हराया है। इसी के साथ टीम इंडिया लगातार रिकॉर्ड चौथी बार खिताबी मुकाबला यानी फाइनल में पहुंच गई है।
एक और खास बात है कि अंडर 19 वर्ल्ड में पिछले 24 साल से भारत कभी ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारा है। भारत इससे पहले वर्ष 2016, 2018, 2020 में वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुका। अंडर 19 की बात मैं कर रहा हूं, और अब इस बार यानी 2022 में भी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है। ऐसा करने वाली भारतीय टीम पहली टीम हो गई है। इससे पहले किसी भी टीम ने ऐसा नहीं किया था। वहीं वर्ल्ड कप में भारत का पिछले 24 साल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अजय अभियान भी बरकरार रहा है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की तरफ से यश ढुल ने बतौर कप्तान वर्ल्ड कप में शतक लगाया है। वह इस मामले में विराट कोहली और उन्मुक्त चंद के बराबर पहुंच गए हैं। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान शतक जड़ा था। उनके बाद 2012 वर्ल्ड कप में उन्मुक्त चंद ने बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही फाइनल में शतक जड़ टीम को चैंपियन बनाया था। भारतीय कप्तान यश ढुल ने सेमीफाइनल में 110 रनों की शानदार पारी खेली। आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि करंट अफेयर्स का ये अंक आपके लिए उपयोगी साबित होगा, आपको पसंद आएगा, आप अपने बेहतर भविष्य और करियर में आगे बढ़ें। हमारी यही शुभकामना है। हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते रहेंगे जो आपके लिए मददगार साबित होगी। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।